नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ेंगे WCS। ठीक है, तो WCS में एक यूनिट हम लोग पढ़ चुके थे, हमारा इकाई और फ्रैक्शन था। ठीक है, उसमें हमने कुछ भौतिक राशियों के बारे में देखा था और जो हमारा फ्रैक्शन था उसमें हम लोग भिन्न वगैरह को देखे थे कि क्या होता है, कैसे होता है ना। आगे आज हम लोग दूसरा मॉड्यूल हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा वर्गमूल, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत। इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड्यूल 2। ठीक है, WCS का मॉड्यूल 2, इसका नाम है वर्गमूल, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत। ठीक है, इसके बारे में दिया गया है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो वर्ग और वर्गमूल का होगा। क्या होगा? वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या होता है वर्ग, वर्गमूल क्या होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारा ए है। ए क्या होता है? हमारा मूल संख्या होती है। ठीक है, माने कोई अचर राशि है, कोई चर राशि है, उसको या कोई संख्या है उसको हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। आगे हमारा दो घातांक। ठीक है, दो क्या होता है? घातांक होता है। मान लीजिए किसी कोई नंबर है, उसके ऊपर अगर दो इस तरह से पावर में लिखा जाता है तो दो को क्या बोला जाता है कि दो हमारा क्या है? घातांक है। एक चिन्ह होता है हमारा, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है? रेडियल चिन्ह बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? रेडियल चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, जो किसको बताता है? वर्गमूल को प्रदर्शित करता है। किसको? वर्गमूल को प्रदर्शित करता है। आगे हमारा एक चीज है कि रूट के अंदर में अगर कोई भी संख्या का घात लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो दो है, घात दो है, वो रूट को काट देता है और हमारी संख्या क्या निकल आती है? वर्ग का मूल निकल आता है। ठीक है, वर्ग का वर्गमूल निकल कर आता है हमारा। क्या होती है? हमारी मूल संख्या आ जाती है। यहाँ पे क्या होती है? मूल संख्या निकल आती है ए। आगे है स्क्वायर संख्या। स्क्वायर नंबर होता क्या है इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, स्क्वायर संख्या में क्या होता है? किसी संख्या का वर्ग स्वयं से गुणा की गई संख्या ही क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए किसी संख्या में हम गुणा कर देते हैं उसी संख्या से, तो हमारी संख्या का क्या हो जाता है? वर्ग हो जाता है। जैसे ए और ए का अगर हम आपस में गुणा कराएंगे तो हमारा क्या होता है? वर्ग बन जाता है, ए का स्क्वायर बन जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, ए और गुणा में ए बराबर ए का स्क्वायर। ए की जगह पे कोई भी नंबर होता है, मान लीजिए 4 है हमारा यहाँ पे, तो 4 का आपस में गुणा करेंगे, 4 के ऊपर क्या होता है? घात 2 हो जाता है। समझ गए? और इसका जो आंसर निकल के आएगा हमारा 16 आता है। इसमें क्या होता है कि एक नियम भी लगता है कि अगर कोई भी नंबर्स क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और उनके ऊपर कोई भी घात हो तो दोनों घात आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। ठीक है, अगर कोई भी संख्या का बेस बराबर होता है तो एक और एक जुड़कर क्या होती हैं? एक और एक जुड़कर दो बना लेती हैं। जब नंबर्स क्या हो? आपस में गुणा में हो और दोनों का बेस क्या हो? समान हो, तो ऊपर के जो घातांक होते हैं, जो घात होते हैं, वो क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। समझ गए? ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं। वर्ग निकालने के लिए कुछ करना नहीं होता है, जो भी हमारी संख्या होती है, मूल संख्या होती है, उसको आपस में हम लोग गुणा कराते हैं दो संख्या को, तो उस तरह से हमारा क्या निकलता है? वर्ग निकल जाता है। आगे है विभाजित करना, स्प्लिटिंग अप। बोल रहा है क्या है? एक वर्ग क्षेत्रफल को उप क्षेत्रफलों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे 36 का सबसे बड़ा वर्ग, एक बड़े वर्ग 16 और एक छोटे वर्ग 4 और दो आयतों 8 से बना होता है। समझ गए? यानी 36 को इस प्रकार ये लोग तोड़ रहे हैं कि एक बड़ा घात बनता है और एक छोटा घात बनता है। ठीक, और दो क्या बनते हैं? आयत बनते हैं। तो उस तरह से तोड़ा जाता है इसको। यानी यहाँ पे एक बड़ा आयत बनाते हैं, ठीक है, और एक छोटा आयत बनाते हैं, छोटा वर्ग बनाते हैं, और उसके बाद प्लस में दो गुणा में दोनों वर्ग को आपस में गुणा कर दिया जाता है, यानी 4 गुणा में 2। तो इस तरह से क्या होगा? ये 16 बन जाता है, ये हमारा 4 बन जाता है, और 4 दूनी 8 दूना 16 बन जाता है। 16 दूना 32, 4 36। इस तरह से एक बड़े वर्ग को हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ उप क्षेत्रफलों में तोड़ देते हैं। तो इस तरह से तोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है? कुछ और नंबर्स, कुछ और वर्ग और आयत हमारे मिल जाते हैं। आगे है हमारा वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया। ठीक है, क्या होती है वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया? इसको हम लोग देखते हैं। वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया बोल रहा है, पहला इसमें दशमलव बिंदु से प्रारंभ करके दाएं और बाएं और दो आकृतियों के समूह बना ले। प्रतीक, एक प्रमुख प्रतीक क्या है? यहाँ पे कोई नंबर्स क्या है लिखा हुआ है। ठीक है, यानी बोल रहा है कि दशमलव बिंदु से प्रारंभ करके दाएं और बाएं तरफ दो दो नंबर्स की क्या करना है? समूह बना लेना है।
आगे है पहले ग्रुप का मूल ज्ञात करें, अंतर की गणना करें, अगले ग्रुप को नीचे लाएं। इस तरह से हम लोग को करना है। इसमें क्या करना है, दो दो संख्या का पेयर बना लेना है। ठीक है, तो आगे है इसमें, आगे क्या बोल रहा है, दो मूल को 2 से गुणा करें और आंशिक मूलांक को विभाजित करें। इस प्रकार गणना की गई संख्या को गुणा करने के लिए भाजक में दर्ज करें। कि मान लीजिए कोई नंबर दिया है, उसको हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। इसको बोला जाता है भाग विधि से वर्गमूल निकालना। ठीक है, कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए मेरा क्या है 46 और 24 नाम की एक संख्या यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक संख्या हमारी है 46 और 24, इस नाम की एक संख्या है, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसमें क्या करना है, दो दो संख्या का पेयर बनाते हैं। ये तो नॉर्मल संख्या है, ठीक है, इसमें कोई दशमलव नहीं लगा है, अभी दशमलव वाला भी हम लोग देखेंगे। तो क्या करना है, इकाई साइड से हम लोग क्या करते हैं, दो दो डिजिट का पेयर बना लेते हैं। अब जो पहला हमारा पेयर होता है, इसमें हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, किस संख्या का वर्गमूल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 6 से गुणा कराते हैं या 6 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 6 गुना में 6 बराबर क्या हो जाता है हमारा, 36 हो जाता है ना। उसके बाद इसको क्या करना है, आपस में घटा देना है, यहाँ पे 10 निकल कर आता है। और फिर अगली जो हमारी संख्या है, यानी इस 6 में क्या करते हैं, जो जिससे हमने भाग दिया है उसको गुणा कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जो संख्या निकल के आती है, उससे फिर हम अगली संख्या को भाग करते हैं। तो अगली संख्या हमारी उतर के आती है 24। यानी एक संख्या नहीं उतारना है, भाग में नॉर्मली भाग में हम एक एक संख्या उतारते हैं, लेकिन वर्गमूल में हम क्या करते हैं, पेयर पेयर उतारते हैं। ठीक है, 2 अंकों का जो पेयर है उसको हम लोग उतारेंगे। अब आगे इसको हम लोग भाग देते हैं, इससे 8 का स्क्वायर बनाते हैं। तो 8 का स्क्वायर बनाएंगे तो क्या होता है हमारा, जब इसको आपस में गुणा करेंगे तो 1024 ही आता है। ठीक है, आपस में ये क्या होता है, कट जाता है सारा, और हमारा जो वर्गमूल निकल के आएगा वो कितना आता है, 68 आता है। जब 46 और 24 का हम आपस में वर्ग करते हैं, तो वर्गमूल निकालते हैं, तो हमारा क्या आता है, हमारी एक वर्ग संख्या आती है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया बोली जाती है। आगे एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1, इसमें एक संख्या हमारी क्या है, हमारा संख्या है 63.845। इसका क्या निकालना है हमको, रूट निकालना है। क्या निकालना है, रूट यानी स्क्वायर रूट, इसका हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें देखते हैं पहले दशमलव को। ठीक है, हम लोग इसमें दशमलव को देखते हैं। दशमलव के बाएं साइड वाली हमारी मूल संख्या होती है, और दशमलव के दाएं साइड वाली जो होती है वो दशमलव संख्या होती है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी पेयर ही बनाना है हमको। दशमलव के बाएं साइड वाली जो संख्या है वहां से हम लोग पेयर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 2 ही अंक है, तो हमारा एक पेयर बनता है। अब दशमलव के दाहिने साइड में हम क्या मतलब दाएं साइड से ही पेयर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है, पहला पेयर हमारा 84 का होगा, दूसरा अकेले बच गया है 5, तो 5 के साथ कोई नहीं है, तो एक 0 लगाकर एक पेयर और बना लेते हैं। तो यानी दशमलव के दाएं साइड हमारा 2 पेयर बना है, और दशमलव के बाएं साइड हमारा क्या है, 2 पेयर बना है। अब जैसे हम सिंपली भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, वैसे ही हम लोग इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। इतना समझ में आ गया। इसमें कुछ नहीं किया गया, इसमें क्या है, दशमलव के बाएं साइड वाली संख्या का पेयर इकाई से हम लोग बनाते हैं, और दशमलव के दाएं साइड वाली जो संख्या है उसको दाहिने तरफ से हम लोग क्या बनाते हैं, पेयर बनाते जाते हैं, 2 2 संख्या का पेयर। अब इसमें कुछ नहीं करना, जैसे नॉर्मली हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं वैसे ही निकालना है। तो इसमें क्या है, 63 है। अब ऐसा नंबर, हमको ऐसा नंबर का स्क्वायर खोजना है कि 63 के दायरे में आ जाए। तो देखते हैं कि 8 का 8 से गुणा कराएंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है हमारा, 8 64 आता है। यानी इससे क्या है, एक ज्यादा है, तो हम एक कम बार लेके जाएंगे। क्या ले जाएंगे, 7 बार ले जाएंगे। 7 का 7 से कराएंगे, 7 7 49 होता है। जब इसको आपस में घटाएंगे तो क्या होगा, 13 में से 9 गए 4 आता है, और यहाँ 5 में से 4 जाता है तो 1 आता है ना। अब ये 7 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो हम नई संख्या हमारी 7 7 14 बन जाती है। ठीक है, आगे क्या है, यहाँ पे दशमलव लगा है तो दशमलव हम लोग लगा देंगे। आगे दोनों पेयर को हम लोग एक साथ उतारते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, आगे भी हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो आगे किससे करेंगे, 4 से करेंगे। ठीक है, 4 चौक 16 होता है, नहीं 5 से 8 से कर सकते हैं। किससे, 8 से करके देखते हैं, हाँ 8 से कर सकते हैं। 8 से करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, 8 अठाई 64 होता है, कैरी 6 जाएगा, 8 चौक 32, 32 6 कितना होता है, 32 6 38 होता है। ठीक है, 38 के 8 होगा। उसके बाद हमारा कैरी कितना आएगा, 3 आएगा। 8 एक कम 8 होता है, और 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 होता है। ठीक है, 8 3 क्या हो गया हमारा, 11 हो गया। इसको एक बार और भी ले जा सकते हैं, है ना।
या 9 बार भी ले जा सकते हैं। 9 बार ले जाएंगे तो कितना होगा हमारा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार फिर से लिख देते हैं, है ना। हाँ, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये हमारा 8 था, ये हमारा 4 था, ये 7 7 14 हो गया। इसको अगर 9 बार लेके जाते हैं तो क्या बनता है हमारा, 9 9 81, एक बनता है, 8 आ गया, 9 चौक 36, 36 8 कितना होता है हमारा, 36 8 44 होता है, 44 का 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 एक कम 9, 9 4 13, तो ये हमारी संख्या बन गई। इसको हम लोग मिटा देते हैं ऊपर वाले को। ठीक है, ऊपर वाला हमारा मिट गया। ठीक, अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग आपस में घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक, और ये कट जाएगा। आगे फिर पूरी संख्या है, हम इसको उतार लेंगे। अब इसमें क्या करना है, 9 को जोड़ देना है, 9 9 18 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, फिर इसको भाग देंगे। ठीक है, इसमें कितना किस डिजिट से भाग दिया जा सकता है, 9 से कर सकते हैं, 9, हाँ 9 से भी कर सकते हैं, है ना। 9 से जब करेंगे तो क्या होगा, 9 9 81 होता है, कैरी 8 जाएगा, 9 8 72, 72 72 और 8 80 होता है, फिर कैरी 8 जाएगा, 9 5 45 होता है, 45 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 53 होगा, 53 का 3 जाएगा, यहाँ पे 5। ठीक है, तो 9 का 9 5 14। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको जब डिवाइड किए तो यहाँ पे क्या आया हमारा, 10 में से 1 गया, 9 आया, यहाँ पे 4 बचेगा, ये सब ऐसे आपस में कट जाएगा, यानी यहाँ पे 4 9 बच रहा है। इसको फर्दर हम और भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारा 2 डिजिट तक अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे निकल कर जो इसका स्क्वायर रूट आता है कितना आता है, 7.99। इस तरह से क्या आएगा हमारा, इसका स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है ये क्या है, हमारा वर्गमूल है, क्या है, वर्गमूल निकल कर आया। ठीक है, तो इस तरह से हम दशमलव वाली संख्या का वर्ग करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, दशमलव के बाएं साइड से हम पेयर बनाना शुरू करेंगे, और दशमलव के दाएं साइड है जो है अंक है, ठीक है, उसका दाएं साइड से हम लोग पेयर बनाना शुरू करेंगे। जो भी संख्या पेयर बनती है, जो नहीं बनता उसके साथ उसके सामने एक जीरो लगाकर हम लोग पेयर बना लेते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, दशमलव वाली संख्या का क्या निकालते हैं, अपना वर्गमूल निकालते हैं। आगे यहाँ पे कुछ असाइनमेंट दिए गए हैं, ठीक है, जिनको आप कैलकुलेटर का उपयोग करके आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर तो सबको चलाना आता होगा, WCS में क्या, जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे कैलकुलेटर जाता है, उसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, निकल जाएगा आराम से। इसको सब लोग PDF देख के आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे बता रहा है पाइथागोरस प्रमेय, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसको हम लोग समझेंगे। बोला है कि पाइथागोरस प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग हैं। ठीक है, एक चित्र बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेस होता है, लंब होता है और कर्ण होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है आधार, आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और इसको कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो लंब होती है वो आधार के साथ हमारा क्या करती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी सीधा लंबवत आधार पर गिरती है और 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और जहां पर ये हमारे आधार का एक छोर होता है और लंब का एक छोर होता है, एक तरफ तो मिलता है, दूसरा तरफ खुला होता है, तो क्या होता है, आधार के एक छोर से लंब के एक छोर तक एक जो सीधी रेखा आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम बनता है। इसको हम लोग देखते हैं, इसमें क्या क्या चीजें बताई गई। पहला बोल रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग आमतौर पर समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो भी हमारा पाइथागोरस प्रमेय है उसका उपयोग हम लोग समकोण त्रिभुज की क्या भुजाओं की लंबाई निकालने के लिए करते हैं। दूसरा है, इसका उपयोग किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा उसको उपयोग इसका क्या है, कोई भी वर्ग दिया है उसका विकर्ण निकालने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए। आगे है, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग त्रिकोणमिति में साइन कॉस, टेन कॉट, कॉसेक, सेक कॉट जैसी त्रिकोणमितीय अनुपात को खोजने के लिए भी किया जाता है। इस पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग हम लोग साइन कॉट की जो वैल्यू होती है ना, उसको भी निकालने के लिए हम लोग, या उसके अनुपात को निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक फार्मूला होता था, लाल बटे कक्का बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से साइन और कास की वैल्यू, साइन और कास का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ये साइन को बताता था, ठीक है, यानी लंब बटा में कर्ण होता है, ये कॉस को बताता था, ठीक है, और ये टैन को बताता था। अब जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो ये क्या बताएगा, कॉट को बताएगा, यानी आधार बटा में लंब, ये किसका बताता है, सेक को बताता है, और ये वाला बताता था कॉसेक को।
है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय है, इसे त्रिकोणमितीय अनुपात को भी हम लोग निकाल सकते थे। आगे है हमारा पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग फेज की पहचान के लिए सुरक्षा कैमरों में भी किया जाता है। यानी इस थ्योरम का उपयोग करके हम लोग इसमें जो सुरक्षा कैमरे होते हैं हमारे, उसमें भी हम लोग इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कहीं पोल पर हमको लगाना है अपना सीसीटीवी, तो किस एंगल पर लगाना है ताकि हमको क्या हो, कोई भी ऑब्जेक्ट का पूरा से पूरा दिखाई दे, है ना। मान लीजिए मैंने ऐसे इस तरह से लगा दिया अगर सीसीटीवी को, तो क्या होगा, वो तो एकदम दूर चला जाएगा, अनंत में वहां का कैप्चर करेगा। तो क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से इसके हम पोजीशन को सेट करते हैं कि कहाँ पे उसका मुख रखना है, ताकि जो भी सड़क पर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उस वो पूरी तरीके से कैच हो सके। आगे है आर्किटेक्ट, इंजीनियर और निर्माण क्षेत्रफलों के लिए पाइथागोरस तकनीकी का उपयोग करते हैं। जो आर्किटेक्ट इंजीनियर होते हैं, ठीक है, और निर्माण क्षेत्रफल को क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकालते हैं, उसकी लंबाई को। आगे है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग पर्वतों के सर्वेक्षण में किया जाता है, ठीक है, पर्वत के सर्वेक्षण में भी पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया जाता है। आगे है इसका उपयोग नेविगेशन के सबसे छोटा रास्ता खोजने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो नेविगेशन में क्या होता है कि सबसे छोटा रास्ता खोजने के लिए भी क्या करते हैं हम लोग, नेविगेशन में क्या करते हैं, सबसे छोटा रास्ता खोजने के लिए भी करते हैं। मान लीजिए हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, पहले हम यहाँ से गए, फिर हम घूम के इधर चले आए, यानी इस पोजीशन पर जाना है, यहाँ पर दो स्थान पर जाना है, लेकिन रास्ता क्या है, दूसरी तरीके से है ना, यानी घुमा के रास्ता है। तो इस प्रमेय के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा रास्ता खोजते हैं, यानी सीधा रास्ता खोजते हैं। अगर इस बिंदु को यहाँ से अगर मिला दिया जाए तो क्या होगा, एकदम छोटा रास्ता हमको मिल जाता है। तो इस सिद्धांत से हम लोग क्या करते हैं, नेविगेशन में छोटा रास्ता खोजने के लिए भी करते हैं। आगे है पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम आधार, लंब और कर्ण के लिए सूत्र प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम लोग आधार, लंब और कर्ण का सूत्र प्राप्त करते हैं। कौन सा सूत्र होता है, लंब का स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर बराबर, नहीं क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, आधार का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, सूत्र बनता है ना। आगे है 9 नंबर, चित्रकार पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ऊंची इमारतों पर पेंटिंग करने के लिए सीढ़ी का उपयोग करते हैं। पाइथागोरस, हाँ, इस थ्योरम से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऊंची इमारत है अगर उसके लिए हमको सीढ़ी बनाना है पेंटिंग के लिए, तो क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, और उसके द्वारा हम क्या करते हैं, सीढ़ी की लंबाई को ज्ञात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई इमारत है ना, अब इसमें कितना लंबा सीढ़ी लगेगा, उस थ्योरम से हम लोग निकालते हैं, यानी इसकी हाइट हमको पता हो जाए करनी है, इसका हाइट पता चल जाता है और बेस का हाइट पता चल जाता है कि कहाँ से कितना दूर से हम लोग सीढ़ी लगाएंगे। तो जब इसको हम लोग निकालते हैं तो यहाँ से इसकी लंबाई निकल आती है। मान लीजिए ये लंबाई पता है, ये लंबाई पता है, तो ये लंबाई आराम से निकल आता है। किससे, किसके द्वारा, फार्मूला के द्वारा, यानी इसको कर्ण का स्क्वायर बोला जाता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको जब हम फार्मूले में रखते हैं तो हमारा जो कर्ण है, या मान लीजिए किसी इमारत पर सीढ़ी लगानी है तो उसकी लंबाई को हम लोग निकाल सकते हैं। आगे है पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग पहाड़ियों या पहाड़ों की ढलानों की गणना करने के लिए किया जाता है। जो भी हमारे पहाड़ हैं उसकी ढलान कितनी है, कैसी है, उसकी गणना के लिए, उसके ढलानों की गणना के लिए हम लोग भी क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। नंबर 11 है पाइथागोरस प्रमेय के व्युत्क्रम का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो इस थ्योरम से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी त्रिभुज का समकोण त्रिभुज बताने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कोई त्रिभुज हमारा ऐसा है, ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगा। मान लीजिए कोई त्रिभुज ऐसा है हमारा, तो इसमें क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी दो भुजा का स्क्वायर का योग अगर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज को बताता है, किसको बताता है, समकोण त्रिभुज को। ये फार्मूला किसको बताएगा, हमारा समकोण त्रिभुज को बताता है। कितना समझ में आया, किसको बताएगा, समकोण त्रिभुज को, ठीक है। तो अब क्या है कि वास्तविक जीवन में पाइथागोरस प्रमेय का क्या उपयोग है, इसको भी हम लोग देखते हैं, है ना। वास्तविक जीवन में पाइथागोरस प्रमेय का अनुप्रयोग, पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है हमको, आगे है क्या इसका उपयोग है वास्तविक जीवन में। बोला कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण कर्ण भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसको तो हम लोगों ने देखा था, कर्ण भुजा का स्क्वायर जो अन्य दो भुजा है, लंब है और इस आधार है,
इन दोनों की भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर क्या होता है, हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है। आगे इसमें बोला है त्रिभुज की भुजाओं को लंब, आधार और कर्ण नाम दिया गया है। ये जो भी हमारा त्रिभुज है इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, बेस दिया है, लंब दिया है और कर्ण दिया है। ठीक है, आगे है कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है क्योंकि यह 90 डिग्री के विपरीत होता है। कर्ण जो है ये वाला जो हमारा कर्ण है ये क्या है, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा है क्योंकि क्या है, ये 90 डिग्री के सामने का भुजा है। तो इसमें इस त्रिभुज में क्या है, 90 डिग्री जो सबसे बड़ा एंगल होता है वो 90 का होता है। तो बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम निकालते हैं, ठीक है, कि सबसे लंबी भुजा कर्ण वाली होती है। आगे है हमारा समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज जैसे ए बी बी सी और सी ए की भुजाओं का वर्ग करने पर धनात्मक पूर्णांक मान एक समीकरण में डाल दिया जाता है जिसे पाइथागोरियन त्रिक कहा जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इन सब भुजाओं का वर्ग करके जो भी हमारा धनात्मक पूर्णांक आता है उसको क्या किसी समीकरण में डालते हैं जिसको हमारा क्या बोला जाता है, पाइथागोरन त्रिक बोला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस त्रिक। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जैसे कोई नंबर होता है हमारा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं। जैसे 3 क्या हो गया हमारा, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, तो 3 और 4 5 क्या, 3 4 5 क्या है हमारा, पाइथागोरस त्रिक है। यानी 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 16 9 25 होता है। तो इस तरह के जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारे पाइथागोरियन त्रिक कहलाते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत करते हैं इसमें सवाल ववाल लगाने के लिए, है ना। आगे है हमारा खिड़की तक पहुंचने के लिए आवश्यक सीढ़ी की लंबाई की गणना करना, है ना। मान लीजिए खिड़की की लंबाई हमको पता है, बेस यानी जो हमारा खिड़की दीवार है उसके बेस से लेकर कुछ दूरी तक हम माप लेते हैं कितना हमारा आधार बन रहा है, उस हिसाब से सीढ़ी की लंबाई हम लोग निकाल लेते हैं। आगे है आपके कमरे की सबसे लंबी वस्तु की लंबाई ज्ञात की जा सकती है। हाँ, कमरे, मान लीजिए कमरा हमारा कैसा होता है, आयताकार कमरा होता है। ठीक है, आयताकार कमरा होता है। अब इसमें इसका विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, सबसे लंबा होता है। यानी इस कोने से लेकर इस कोने तक की लंबाई क्या होती है, हमारी सबसे लंबी होती है। तो इसको भी ज्ञात करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। आगे है पहाड़ों या पहाड़ी की ढलान का पता लगाने के लिए। आगे है भारी बारिश के कारण टूटकर अपने ऊपर पड़े पेड़ की मूल ऊंचाई ज्ञात करना। मान लीजिए बारिश के कारण कोई पेड़ टूट गया है बीच से, ठीक है, तो उसकी मूल ऊंचाई ज्ञात करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। आगे है निर्माण स्थलों में ऊंचाई और परिमाप निर्धारित करना। जो भी निर्माण स्थल है हमारे उसकी ऊंचाई और उसका माप निर्धारित करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, उस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, है ना। बहुत ईजी है, एक ही फार्मूला लगता है इसमें और उस फार्मूले से हमारा पूरा सवाल आ जाता है। अब यहाँ पे एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज की लंबाई 25 सेंटीमीटर दी गई है, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दिया गया है और ये हमारा x है, x को पूछा है। यानी x क्या है, हमारा कर्ण है। यानी लंब और आधार की हमारी क्या दी गई है, लंबाई दी गई है और कर्ण का पूछा गया है। तो फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस तरह से जब हम निकालते हैं तो कर्ण बराबर क्या होता है, हमारा रूट में चला जाता है, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। इस तरह से हम यहाँ पे नंबर रखेंगे, उनका स्क्वायर करते हैं और जोड़ते हैं आपस में, फिर रूट निकालते हैं तो हमारा नंबर निकल कर आता है। तो इस एग्जाम्पल का हमारा जो भी रिजल्ट होगा वो 29.155 सेंटीमीटर निकल कर आता है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और भी है हमारा, नीचे में क्या दिया है कि एक त्रिभुज दी गई है। एक त्रिभुज में क्या है हमारा, हाँ, कर्ण की लंबाई दी गई है, ठीक है, कर्ण की लंबाई दी गई है, आधार की लंबाई दी गई है और लंब का लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या बनाते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कर्ण का स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, हमको निकालना क्या है, लंब का स्क्वायर। तो लंब को यहाँ रखते हैं और आधार को हम लोग इधर भेजेंगे तो माइनस क्या होगा, आधार का स्क्वायर होगा, माइनस का तो यहाँ पे क्या होगा, एक साइड में लंब का स्क्वायर बन जाएगा। तो इस फार्मूले को हम लोग लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। तो इस तरह से करके हम लंब का मान भी निकाल सकते हैं। या इसको और फार्मूला को बनाएंगे तो लंब बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे तो जो भी वैल्यू होगी हमारी निकल के आएगी। इस तरह का फार्मूला बनता है। तो यहाँ पे ये बन जाता है हमारा BC बराबर क्या निकल के आया, 28.284 निकल के आया। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेटर की मदद से करना, बहुत आसान है।
ठीक है, समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको आप एक एक करके कर सकते हैं और कुछ असाइनमेंट भी दिए गए हैं। यानी एक दो भुजाओं का माप दे दिया गया है और तीसरी भुजा निकालना है। और इसमें ये भी बता दिया गया है कि जो भी त्रिभुज है हमारा कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज बोल देता है तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, सीधा समकोण त्रिभुज वाला फार्मूला लगा देना है। इसमें कुछ भी लिख देना है, ए बी सी, है ना, क्या लिखना है, ए बी सी। अब ए सी का लंबाई दे दिया है, ठीक है, बी सी का लंबाई दे दिया है 5, ए बी का पूछ रहा है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, है ना। तो ये असाइनमेंट को आप लोग पूरा कर लेना, एकदम आसान असाइनमेंट है। आगे है इसमें हमारा अनुपात समानुपात। आगे इसमें हमारा अनुपात समानुपात है, ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।